नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के परीक्षाओं को देखते हुए उत्तराखंड के सिलेबस में जल्दी से चर्चा करते हैं, जो कि हमारे आगामी एग्ज़ामों में एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो चर्चा करते हैं इसके सिलेबस की। जैसे कि आप सबको पता होगा, उत्तराखंड का जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, जिनकी योग्यता शैक्षिक योग्यता स्नातक रहती है, और स्नातक जो शैक्षिक योग्यता रहती है वो कॉमन फॉर्मों के उसमें होती है। तो उसका जो सिलेबस होता है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड हिंदी तथा सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड हिंदी तथा सामान्य अध्ययन, 3 भागों में ये बांटा गया है। जैसे कि हम देखेंगे पटवारी का सिलेबस हो या कनिष्ठ सहायक जिसका आगामी एग्ज़ाम है 24 अक्टूबर को, या अगर हम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की उसमें बात करें तो उन सबका सिलेबस जो है वो उत्तराखंड हिंदी और सामान्य अध्ययन से रखा गया है। उत्तराखंड की जो परीक्षाएं होती हैं ये 100 मार्क्स की, कुल 100 नंबरों की एक प्रश्नों की श्रृंखला आती है। 100 नंबर के प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न 1 अंक का होता है। अभी जैसे पटवारी के उसमें बात करते हैं तो इससे पूर्व जो पटवारी की भर्ती आई थी उसमें जो पटवारी का सिलेबस था वो 200 नंबर का पेपर होता था, लेकिन इस बार आयोग के द्वारा सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है और इस सिलेबस को 200 मार्क्स का नहीं करके मात्र 100 नंबर का किया गया है, 100 मार्क्स का किया गया है। और सिलेबस के जो कंटेंट्स रखे गए हैं वो उत्तराखंड हिंदी और सामान्य अध्ययन है। जैसा कि हमें पता है कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड के हम फॉर्म भर रहे हैं, तो एग्ज़ाम के जो परीक्षाओं की दृष्टि होती है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहते हैं वो हमारे उत्तराखंड से रहते हैं। इसलिए इस 100 नंबर की परीक्षाओं में जो उत्तराखंड का जो पोर्शन होता है एग्ज़ाम में वो 40 नंबर का रखा गया है। 40 मार्क्स की हमारे उसमें उत्तराखंड आती है। उत्तराखंड के अतिरिक्त इसमें जो विशेष रूप से ध्यान देना होता है वो हमें हिंदी में भी देना होता है। इसलिए जो हिंदी का जो पोर्शन मार्क्स लिखा है नंबर के वो 20 नंबर की आती है। 40 नंबर की उत्तराखंड और 20 नंबर की हमारे एग्जाम में पूछी जाती है हिंदी। इसके अतिरिक्त 40 मार्क्स का जो होता है हमारे से सामान्य अध्ययन से आते हैं क्वेश्चन। सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, तो ये कुल अंकों की परीक्षा होती है 100 अंकों की। अगर हम सामान्य अध्ययन की उसमें बात करें तो इसमें इतिहास, भारतीय इतिहास हो, और भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और राजनीति, पॉलिटी व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इसके उसमें बात आती है। तो अभी जो हम बात करेंगे हम उत्तराखंड और हिंदी के जो सिलेबस का पोर्शन होता है उसको अपने उसमें कवर किया जाएगा, और सामान्य अध्ययन के लिए जल्दी आपको एक नई वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले उसमें हिंदी को लेके चलते हैं। देखिए जो हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का जो सिलेबस होता है, हिंदी 20 नंबर की आती है, किंतु हिंदी के सिलेबस जो है इसको पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। पहले क्वेश्चन आते हैं हिंदी भाषा से, दूसरा पोर्शन होता है हिंदी साहित्य, और तीसरा जो क्वेश्चन के दृष्टि से पूछा गया है वो है हिंदी व्याकरण। भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, कितनी भाषाएं की बोली जाती हैं, कितनी बोलियां बोली जाती हैं हमारे भारत के अंतर्गत। साहित्य में हम देखते हैं जिस तरह से भारतीय जो इतिहास होता है उसको 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य को भी 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको कहते हैं आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके अंतर्गत जो व्याकरण वाला पोर्शन है, ग्रामर, व्याकरण शुरू होती है वर्ण से, और वर्ण के पश्चात वर्ण, स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अलंकार, रस, इनसे भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो सारा टॉपिक कवर करता है हिंदी का, और हिंदी होती है कुल 20 मार्क्स की, जिसके अंतर्गत 20 में से इसका जो भाषा, साहित्य और व्याकरण के अंतर्गत जो नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें जो भाषा से आते हैं क्वेश्चन मुख्यतः 3-4 भाषा से होते हैं। कितने भाषा परिवार हैं, साहित्य से इसमें विशेषकर रचनाएं पूछी जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड के साहित्यकार हैं उनकी अपनी रचना हमेशा से पूछी गई है। इसके अतिरिक्त व्याकरण, व्याकरण से भी हमारे उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों को हम उसमें अपने से जोड़ते हैं तो हिंदी का जो पोर्शन होता है 20 नंबर का रहता है। जैसा कि हमने अभी पहले आपको अवगत कराया था कि उत्तराखंड राज्य की परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो हमारे से माना गया है वो है हमारा उत्तराखंड। तो इसलिए अभी जो ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो उत्तराखंड के सिलेबस के उसमें से ज़्यादा हम उसमें से चर्चा करेंगे। तो देखिए जो उत्तराखंड का जो सिलेबस है, उत्तराखंड का जो सिलेबस है इसको भी हम कुछ भागों में बांटते हैं। जैसे उत्तराखंड के सिलेबस को बांटा गया है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास से अंतर्गत
हम यहाँ पर अभी राज्य का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हमारा उत्तराखंड का गठन किया, हम इसके उसमें बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड के इतिहास से मुख्य रूप से उन पहलुओं को लेते हैं कि उत्तराखंड में स्थापित उत्तराखंड में कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया था। तो उत्तराखंड के इतिहास को भी हम 3 भागों में बांट के लेके चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास, इसको 3 भागों में लेके चलेंगे। पहला उत्तराखंड प्राचीन उत्तराखंड, दूसरा मध्यकालीन उत्तराखंड, और तीसरा उत्तराखंड होता है हमारा आधुनिक उत्तराखंड। उत्तराखंड के इतिहास को भारतीय इतिहास की भांति हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के भांति भी इसको 3 भागों में बांटा है, प्राचीन उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड और आधुनिक उत्तराखंड। प्राचीन उत्तराखंड के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में स्थापित होने वाला सबसे पहला राजवंश कौन सा होता है। तो प्राचीन उत्तराखंड के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हम राजवंश के ऊपर विशेष रूप से फोकस करते हैं। तो अब हमें जनरली सबको पता है, कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है और हमारे पास बहुत सी अब बुक्स भी आ गई हैं। तो उन सब के आधार पर हमने ये निर्णय निकाला है कि उत्तराखंड में स्थापित होने वाला सबसे पहला राजवंश वो कुनिंद राजवंश थे। उत्तराखंड में स्थापित होने वाला सबसे पहला राजवंश था कुनिंद राजवंश। और इतिहास गवाह है कि कोई भी एक राजवंश अधिक समय तक उन्होंने शासन नहीं किया है। भारत से महान मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, भारत से महान गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो इस समय के अनुसार सारे राजवंश का उदय होता है और समय के अनुसार ही उसका पतन भी हो जाता है। तो उसी प्रकार से कुनिंद राजवंश का उदय हुआ था और कुनिंद राजवंश के अवसान के पश्चात उत्तराखंड में एक राजवंश आया था, उसको हम कहते हैं पर्वतकार राजवंश। और कुछ इतिहासकारों द्वारा इस पर्वतकार राजवंश को कहा गया है पौरव राजवंश। तो पहला राजवंश कुनिद और उसके बाद जो अगला राजवंश था वो पर्वतकार राजवंश था। पर्वतकार राजवंश के पश्चात उत्तराखंड में एक शक्ति आई थी, वो थे कर्तपुर राजवंश। जो कर्तपुर राजवंश है इसके संबंध में हमें जानकारी नहीं मिलेगी, सिर्फ अभिलेखों के माध्यम से की जाती है। तो विशेषकर अभी हम सिलेबस के उसमें डिस्कस कर रहे हैं, राजवंशों के उसमें नहीं आएंगे कि संस्थापक कौन था, किसने कैसे काम किया। सिर्फ हम अपने प्राचीन उत्तराखंड में जो जो कंटेंट्स आते हैं उनको लेके चलते हैं। तो पहला कुनिंद, पर्वतकार, पौरव, कर्तपुर। कर्तपुर के पश्चात अगला जो राजवंश आया था उसे हम कहते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश। कर्तपुर के पश्चात कार्तिकेयपुर राजवंश। और कुछ इतिहासकारों द्वारा यह कहा गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश और जो कत्यूरी राजवंश था ये दोनों एक ही हैं। अधिकतर राइटर कत्यूरी और कार्तिकपुर वालों को एक ही राजवंश मान के चलते हैं, लेकिन कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि दोनों राजवंश के संस्थापक अलग अलग हैं, इसलिए दोनों राजवंश अलग अलग रूप में चलेंगे। तो कुनिंद से लेकर कत्यूरियों तक ये जो टाइम पीरियड होता है ये पूरा टाइम पीरियड कवर करता है हमारा प्राचीन उत्तराखंड का। प्राचीन उत्तराखंड का सिलेबस के अंतर्गत क्या देखना पड़ता है, कुनिंद से लेकर कत्यूरियों तक। कत्यूरियों की शक्ति दुर्बल हो गई थी। कत्यूरियों के पतन पश्चात हमारे कुमाऊं में स्थापित होने वाला राजवंश चंद राजवंश था और जो गढ़वाल में राजवंश स्थापित था वो पवार राजवंश था। तो जहां से कत्यूरियों का पतन जहां से पतन हो गया था, तो कत्यूरियों के पतन पश्चात एक नवीन राजवंश उदय हुआ कुमाऊं में जिसको कहा गया चंद, और जो गढ़वाल में राजवंश उदय हुआ था उसे कहा गया पवार। चंद राजवंश का जो पतन गोरखा आक्रमण के थ्रू हुआ था 1790 में, और गढ़वाल राजवंश का अवसान भी गोरखों के आक्रमण से हुआ था 14 मई 1804 खुड़बुड़ा के युद्ध के अंतर्गत। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद और पवार इन दोनों राजवंशों को सामूहिक रूप से पराजित किया गया था गोरखाओं के द्वारा, और हमारा उत्तराखंड संपूर्ण गोरखाओं के प्रशासन में आ गया। और गोरखा शासन अत्याचारी शासन, जिनको गोरखियाली भी बोला गया है, एक सैन्य शासन था, पूरे मिलिट्री रूल्स यहाँ पे लगते थे। तो जहां से कत्यूरियों का अवसान हो जाता है, चंद, पवार, गोरखा, ये जो पूरा सिलेबस होता है 3 टॉपिक, ये हमारा शुरू होता है मध्यकालीन उत्तराखंड। मध्यकालीन उत्तराखंड के 3 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, चंद, पवार और गोरखा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गोरखाओं को पराजित किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। जैसे ही उत्तराखंड में ब्रिटिश की एंट्री होती है, ये उत्तराखंड कहा जाता है ब्रिटिश उत्तराखंड, और ब्रिटिशों की एंट्री होने से ही उत्तराखंड में हमारा एक नया काल शुरू होता है जिसे हम कहते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत ब्रिटिश, लगभग आधुनिक काल की शुरुआत होती है संगोल की संधि से। अधिकतर विद्वान संगोल की संधि को ही आधुनिक उत्तराखंड का प्रारंभ मानते हैं। ब्रिटिश के द्वारा उत्तराखंड को, संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा गया था,
और कुमाऊं से एक क्षेत्र अलग कर दिया गया था जिसको टिहरी कहा गया, जिसका प्रथम शासक सुदर्शन शाह था। तो ब्रिटिश के द्वारा संपूर्ण कुमाऊं को दो भागों में बांट दिया, एक स्थापित क्षेत्र था टिहरी और शेष क्षेत्र कहा गया था कुमाऊं। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आधुनिक काल हमारा यहां से कंप्लीट होता है। तो हमने उत्तराखंड को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन उत्तराखंड कुनिंद पर्वताकार जिनको पौरव राजवंश कहा गया है, कर्तपुर राजवंश और कार्तिकेयपुर राजवंश। मध्यकालीन उत्तराखंड कत्यूरियों का पतन हो गया, कुमाऊं में स्थापित राजवंश चंद, गढ़वाल में स्थापित राजवंश पवार राजवंश था और इन दोनों को गोरखाओं के द्वारा पराजित किया गया। तो गोरखाओं तक हमारा मध्यकालीन उत्तराखंड। गोरखाओं को पराजित किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, और जैसे ही उत्तराखंड में ब्रिटिश की एंट्री होती है तो हमारा ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड कहा जाता है, जो कि हमारे आधुनिक उत्तराखंड का एक भाग है। तो ये था उत्तराखंड का इतिहास। ये हमने उत्तराखंड राज्य गठन का इतिहास नहीं, उत्तराखंड में स्थापित जो राजवंश थे उनका इतिहास पढ़ा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए सिर्फ जो प्रश्न आते हैं वो हमारे इतिहास पोर्शन से नहीं आते हैं, प्रश्न जो होते हैं और उस क्षेत्र से भी पूछे गए हैं। जैसे इतिहास को समाप्त करने के पश्चात हम बात करते हैं उत्तराखंड के भूगोल की। तो भूगोल के संबंध में उत्तराखंड से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। तो भूगोल के अंतर्गत हम ये देखते हैं उत्तराखंड में कितने जनपद हैं, उन जनपदों की स्थिति क्या है, उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, सबको पता है 2 मंडल, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13 जिले, जिसमें से 6 कुमाऊं में, 7 गढ़वाल में। भूगोल के अंतर्गत अगर हम देखें तो उत्तराखंड के दर्रे पूछे जाते हैं, उत्तराखंड की नदी तंत्र एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है इसमें। नदी तंत्र कौन सी गंगा की सहायक नदी है, कौन सी भगीरथी की सहायक नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है जो भगीरथी बोलते हैं। जब ये देवप्रयाग के उसमें पहुंचती है तो इसका नाम परिवर्तित होकर गंगा हो जाता है, जो हरिद्वार में मिलती है और फिर उत्तर प्रदेश के उसमें से विलय हो जाता है। तो ये सब नदियां वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। उत्तराखंड नदियां। भूगोल के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो धार्मिक स्थल, उत्तराखंड के भूगोल में धार्मिक स्थल, जो कि भूगोल का एक टॉपिक है, धार्मिक स्थल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सभी छात्र जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर साक्षात देवता प्रभु श्री राम जी ने भी अपना आगमन किया था। भगवान शिव जी, आपको पता होगा, बाघ के रूप में, जिसको व्याघ्र कहते हैं, उस रूप में बागेश्वर में घुमा करते थे, इसलिए बागेश्वर का एक अन्य नाम हमको व्याघेश्वर भी मिलता है। पांडव, उनके लिए लाक्षागृह का भी निर्माण यहीं किया गया था और पांडव स्वर्ग की यात्रा में केदारनाथ होते हुए गए थे। तो उत्तराखंड धार्मिक स्थल से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। घटोत्कच का मंदिर, जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो ये टॉपिक किया जाता है अब उत्तराखंड भूगोल के उसमें धार्मिक स्थल में। तो धार्मिक स्थलों को हम जनपद के उसमें भी लेके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, इतिहास भूगोल के अतिरिक्त उत्तराखंड का राज व्यवस्था। उत्तराखंड की राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। उत्तराखंड की राज व्यवस्था, प्रश्न पूछे जाते हैं। राज व्यवस्था के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं उत्तराखंड में किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। हमें पता है उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, कुल निर्वाचित क्षेत्र हमारे उसमें 70 हैं और विधानसभा की कुल सीटें 71 हैं। एक जो होता है एंग्लो इंडियन के उसमें होते हैं। तो ये देखते हैं हम राज्य के राज व्यवस्था का आधार कि किस तरह पर उत्तराखंड के हमने उसको सीटों को लोकसभा के उसमें आवंटन किया है। राज व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड का मुख्य बिंदु रहता है आर्थिक। आर्थिक स्तर भी उत्तराखंड का महत्वपूर्ण है। आर्थिक के अंतर्गत हम सामान्यतः ये देखते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से करों का आवंटन किया जाता है, ऐसा कौन सा टैक्स है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां से उत्तराखंड को अत्यधिक आय प्राप्त होती है। हमें पता है कि पर्यटन क्षेत्र ऐसा है जहां से उत्तराखंड को अधिक आय प्राप्त होती है। तो जो संपूर्ण टॉपिक कवर किया जाता है ये उत्तराखंड के आर्थिक दृष्टि में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक हम उत्तराखंड बजट और लोक कल्याणी योजनाओं के ऊपर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए अब आयोग ने सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया है। अब वो लोक कल्याण योजना से भी हमारे उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछता है। जैसे महत्वपूर्ण योजना है तिलू रतौली योजना, आपने सुना होगा, वंदे मातरम योजना, ये सारी की सारी योजना उत्तराखंड से संबंधित है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है हमारी ओर से उत्तराखंड के आर्थिक का। भूगोल, इतिहास, राज व्यवस्था, आर्थिक, इसके पश्चात उत्तराखंड में एक सिलेबस के क्षेत्र में जोड़ा जाता है विविध। विविध के अंतर्गत क्या जाता है महत्वपूर्ण रूप से उत्तराखंड से खेल से। जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में एक प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है,
और इसका जब पहली बार आंसर मिला था तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे, किसी ने हॉकी कहा, किसी ने कबड्डी, किसी ने खो खो, लेकिन उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो फुटबॉल है। तो फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत खेल के अतिरिक्त खेल और खेल से जुड़े पुरस्कारों के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खेल वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम उत्तराखंड को देखें, हर राज्य की अपनी एक लोक संस्कृति होती है, तो उत्तराखंड का भी अपनी एक लोक संस्कृति जिसे हम कहते हैं आर्ट एंड कल्चर, तो उत्तराखंड का भी अपना एक आर्ट एंड कल्चर रहता है, लोक संस्कृति रहती है, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। जिसके अंतर्गत ये पूछा गया है, अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन आया था, न्योली गीत क्या है, तो हमारे उसमें गीतों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब उत्तराखंड की आर्ट एंड संस्कृति, लोक साहित्य और कल्चर को कवर करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के महत्वपूर्ण अगर देखें विविध के अंतर्गत एक रहते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक वादन, या एक हम बोल सकते हैं उसमें आभूषण। जैसे पूछते हैं हमारे ओर से कि थुंगला जो आभूषण है उसको कहाँ पहनते हैं, नथुनी आभूषण कहाँ पूछा जाता है। अगर हम उत्तराखंड के सिलेबस के उसमें संक्षेप में अगर बात बोलें तो ये एक विस्तृत सिलेबस है जिसको हम एक या दो टॉपिक में कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक नियमित रूप से अध्ययन करते रहना पड़ेगा। और जैसे कि हम देखें कि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं अक्टूबर के उसमें तक, तो एग्ज़ाम की आपको यहीं से बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं तो इसी से हमें ये पता रहेगा कि हमारी कमियां क्या हैं। तो हम कमेंट को नकारात्मक में ना लेके उसको सकारात्मक पक्ष में लेके चलते हैं और आने वाली वीडियो में हम उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।